Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा 127 खोलें। यूनिट नंबर 6 है, सबक नंबर है 1। सबक का नाम है सिंगापुर की सैर। सिंगापुर की सैर सबक दरअसल एक सफ़रनामा है। सफ़रनामा क्या होता है? सफ़रनामा वो तहरीर होती है जिसमें आपने कोई भी सफ़र किया हो, उसके बारे में आप हर छोटी से छोटी बात लिखते हैं कि आपने वहाँ पे क्या देखा, आपको वहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी लगी, वहाँ पे कौन सी चीज़ आपको नापसंद आई, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये सब चीज़ें किस में होती हैं? सफ़रनामे में होती हैं। तो चलें अब हम पढ़ेंगे सफ़रनामा, सिंगापुर की सैर। ये सिंगापुर की सैर का हाल बता रहे हैं कौन? कमर अब्बास हैं, कमर अली अब्बास, जिन्होंने ये सफ़रनामा लिखा है। सिंगापुर जाने वाले सेंटोसा जज़ीरे पर ज़रूर जाते हैं। जज़ीरा क्या होता है? जज़ीरा समंदरों के दरमियान थोड़ी सी खुश्क जगह होती है जिसको जज़ीरा कहा जाता है, जहाँ तफरीह, खाने पीने और सैर के सामान हैं। एक अजायब घर है जिसे सरेंडर चैम्बर कहते हैं। इसमें होटल और पार्क हैं और पानी का एक हैरत अंगेज़ शो होता है। जज़ीरे पर जाने के लिए बड़ी बड़ी कश्तियाँ, फेरी और केबल कार है। सयाहों के लिए रियायती टिकट होता है। इसमें बड़े मज़े हैं। केबल कार से रवानगी और फेरी या मोनो रेल से वापसी, वहाँ जाकर बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। केबल कार के लिए हम एक सरसब्ज पहाड़ी पर पहुँचे। यहाँ लंबी कितार थी, कितार लाइन को बोलते हैं। लेकिन कमाल था, ना धक्कम पे ना तू चल में आया। ये कोई भी धक्का नहीं दे रहा था, बल्कि लाइन बना के खड़े हुए थे ताकि बारी आ जाए, सबको अपनी अपनी बारी मिल जाए। हमने कोशिश भी की तो ज़ाया हुई। अपने आगे खड़े हुए साहब को हल्का सा धक्का दिया तो उन्होंने अपने आगे खड़ी खातून को धक्का देने की बजाय पलटकर हमसे इतनी माजरत की कि हमें एहसास हुआ धक्का हमने नहीं दिया, बल्कि खुद ये साहब 2 कदम पीछे होकर गिरे थे। हम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कहते रहे, यहाँ तक कि केबल कार आ गई। इसमें 6 आदमी बैठते हैं। हमारा नंबर आया तो धक्का देने वाले के साथ जगह मिली। वो हमें देख देख कर मुस्कुरा रहा था, हम भी मुस्कुरा दिए। आइंदा तौबा की, जब तक सिंगापुर में रहेंगे किसी को धक्का नहीं देंगे। हम समंदर के ऊपर से गुजर रहे थे। नीचे बंदरगाह और जहाज़ छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। यही हमारी मंजिल थी कि इसी जगह पे हमने जाना था। सफ़ा 128 पेज 128 पे आ जाए। सेंटोसा आइलैंड तफरीह के अलावा सिंगापुर की तारीख का एक अहम हिस्सा है। वहाँ एक बड़ा अजायब घर है जिसमें मादाम तस्साउफ की तरह सिंगापुर के बादशाहों के मुजस्मे मोम से बनाए गए हैं। मादाम तस्साउफ का अजायब घर लंदन में वाक़ है। वहाँ मोम के मुजस्मे इतने अच्छे बनाए जाते हैं कि असल का गुमान होता है। वहाँ बच्चों की एक कहानी का किरदार स्लीपिंग ब्यूटी यानी सोता हुआ हुस्न भी है। ये शहज़ादी मोम की बनी है और इसके नीचे एक मशीन लगाई गई है जिससे वो सांस लेती है। इतनी हकीकी दिखाई देती है कि सब हैरानी से देखते हैं। यहाँ सरेंडर चैम्बर भी हैं। ट्रेन जहाँ रुकी और हम उतरे तो वहाँ दिन निकला हुआ था। बाग था, सब्ज़ा था, पानी के फव्वारे, दोनों तरफ रास्ता था जिस पर चलकर मौसीकी वाले फव्वारे तक जाना था। वहाँ पहुँचे तो शो का आखिरी मंजर जारी था। मौसीकी की धुन पर पानी नाच रहा था। गालिबन ये आखिरी चीज़ है जिसे इंसान ने अपने इशारे पर नचाया है। शो ख़त्म हुआ तो हमारा नंबर आया। हम कुर्सियों पर जा बैठे। सामने रोशनियाँ थी। अचानक मौसीकी सुनाई दी और साथ पानी का फव्वारा आसमान की तरफ बुलंद हुआ। इसके साथ रंग उड़े। फिर तो एक समा बन गया। पीला, नीला, गुलाबी रंग और मौसीकी की तेज़ धुनें। इन पर नाचते, उठते, बैठते, उड़ते, गिरते पानी के फव्वारे। ना आँखों को यकीन आ रहा था, ना कान एतबार कर रहे थे। खुदा की बड़ाई नज़र आ रही थी जिसने इंसान को वो अक्ल दी कि इसने ज़मीन पर बसने वाले जानवरों और समुंदरों पर कब्ज़ा कर लिया, अपने इशारों का पाबंद किया। पानी उछलकर इस अज़मत को सलाम कर रहा था कि लोगों ने अल्लाह ताला की दी हुई नेमत अक्ल का इस्तेमाल करके उन्होंने पानी को भी इस तरह किया है कि वो
پانی جیسے ڈانس کر رہا ہو اور اس میں سے رنگ بھی نکلتے ہوں، اس کو کچھ اتنا خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے جس سے یہ منظر دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ فیری سے اتر کر بس میں سوار ہوئے اور ہوٹل امپیریل میں داخل ہوئے تو محسوس ہوا گھر واپس آ گئے۔ رات کو چین کی نیند سوئے اور صبح کی سیر کے سپنے دیکھتے رہے۔ صبح اٹھے تو سنگاپور کا آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا کہ پہلے دھوپ تھی لیکن اب بارش کا سماں ہو رہا تھا۔ ذرا دیر پہلے ہلکی سی بارش ہوئی تھی۔ فضا میں حبس تھا۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد اور مری کو ملا لیں تو سنگاپور بنتا ہے۔ اس بہانے ہم نے ان دونوں شہروں کو یاد کر لیا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر بحث ہونے لگی کہ دائیں طرف چلیں یا بائیں طرف۔ فاطمہ نے سنگاپور کی انڈر گراؤنڈ ٹرین میں سفر کرنے کی خواہش کی۔ لندن میں ایک عرصہ تک ہم انڈر گراؤنڈ ٹرین میں سفر کرتے رہے ہیں۔ انڈر گراؤنڈ ٹرین وہ ہوتی ہے جو کہ زمین کے نیچے کی طرف بنائی گئی ہوتی ہے، نیچے سے راستہ نکال کر بنائی جاتی ہے۔ سنگاپور کی انڈر گراؤنڈ ٹرین دیکھنے کا ہمیں بھی شوق ہوا۔ اسے MRT کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے عوام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے لے جانا۔ سمندر کے جزیرے میں زمین کے نیچے ٹرین چلانے میں رقم بھی زیادہ خرچ ہوتی ہے اور کام بھی مشکل ہے، لیکن سنگاپور کے لوگوں کی لغت میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، اس لیے سمندر نے ہتھیار ڈال دیے۔ فطرت انسان سے ہار گئی۔ انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اگر ہمت اور محنت سے کام لیا جائے تو اللہ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ سنگاپور کے لوگوں نے زمین کے نیچے ٹرین چلا کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا۔ صرف ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ ہم محنت کریں۔ اگر ہم محنت کریں گے، اگر ہم لگن سے کسی کام کو کریں گے، دل سے کوشش کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کام مکمل نہ ہو یا وہ کام پایا تکمیل تک پہنچے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کام ادھورا رہے۔